नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल नगरकर और आज हम देखने वाले हैं नेट एग्ज़ाम 2024 में जो हो गई थी उसका जो यूजीसी नेट नवंबर 2017 ऑफलाइन पेपर जो हुआ था उसके क्वेश्चन नंबर 11 to 20 10 प्रश्नों की चर्चा, पेपर 1 के जो 10 प्रश्न हैं उनकी चर्चा आज होने वाली है। मैं आप सबका इस वीडियो में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज जो 10 प्रश्न होंगे उसमें से 11 से 15 प्रश्नों जो है वह जो कॉम्प्रहेंशन है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके नीचे 5 प्रश्न दिए जाते हैं, उसके सही जवाब या उत्तर हमें देने हैं। उसके बाद 16 to 20 यह जो प्रश्न है वह कम्युनिकेशन के प्रश्न है। कम्युनिकेशन की कंसेप्ट है, उसमें जो 5 प्रश्न उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, इन 2 घटकों की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसमें से पहला जो प्रश्न है ये है, रीड द पैसेज केयरफुली and answer question number from 11 to 15। तो नीचे पैसेज दिया हुआ है, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लाइमेट चेंज इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट with adverse impacts on the environment। तो यह जो पैराग्राफ है, यहाँ इतना पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि क्लाइमेट चेंज जो है, एनवायरनमेंट के जो बदल है, इसके बारे में ये पैराग्राफ है। तो यहाँ जो भी प्रश्नों के उत्तर जिस पैराग्राफ के लाइंस में आए हैं उसको मैंने कलर कोड कर दिया है, तो आसानी से इस प्रकार से आपको पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करके पढ़ना होगा और उसके आधार पर जो प्रश्न जो दिए हैं उन प्रश्नों के आंसर्स ढूंढने होंगे और सही जवाब देना होगा। तो प्रश्न कौन सा है, देखिए ये सारा पैराग्राफ है। अब हम पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे बल्कि प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन क्या है देखिए, गिवन बिलो फैक्टर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी of poor people to climate changes, select the correct that contains the correct answer। तो नीचे कुछ फैक्टर्स दिए हैं जो कि असुरक्षितता क्रिएट करने वाले फैक्टर्स हैं। किसकी असुरक्षितता? पुअर पीपल की। किसके बारे में? क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो यह ऑप्शन है, देयर डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर उनका जो अवलंबन होता है वह, जोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स, ऐसे कितने भौगोलिक घटक हैं जिस पर वह निर्भर होते हैं, लैक ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेस, पुअर पीपल जो है उनका फिनेंशियल रिसोर्सेस जो है वह कम होता है, यह एक उन्होंने ऑप्शन दिया है। और लास्ट में दिया है लैक ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। अब यहाँ पे 3, ए बी एंड सी इज़ द आंसर। तो पुअर पीपल जो है उनकी असुरक्षितता क्यों होती है? तो पहला रीज़न जो है वो है देयर डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेस। बहुत सारे ऐसे दुर्गम भाग होते हैं, वहाँ उनका जो जीवन होता है नेचुरल रिसोर्सेस के आधार पर होता है। मतलब एक साल भी अगर बारिश वहाँ नहीं गिरती है तो पूरा जीवन पर उसका असर हो जाता है। ये एक रीज़न है। जियोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स, ऐसे कई रीजन है जो हिली एरिया है, जो ड्राई एरिया है, वहाँ जोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स की वजह से, भौगोलिक घटकों की वजह से उनके जीवन पर असुरक्षितता का प्रभाव पड़ता है। लैक ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेस,
अगर कोई आपदा आती भी है, नेचुरल कैलेमिटी आती भी है, तो उनके पास पैसा कम होता है, इस वजह से ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट वो नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 रीज़न जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है। लैक ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ABC इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। उससे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका अगर आप पैराग्राफ में ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने कलर कोड बना दिया है। तो जैसे यहाँ वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट जस्ट ए फंक्शन ऑफ ज्योग्राफी और डिपेंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये देखिए दोनों ऑप्शन वहाँ पे आ गए हैं। देखिए ज्योग्राफी नॉट जस्ट फंक्शन ऑफ ज्योग्राफी और डिपेंडेंस। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पहला जो ज्योग्राफी वाला एट्रीब्यूट्स वाला है और दूसरा जो है वह डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्स। ऐसे आपको पैराग्राफ में उसको ढूंढना होगा। तो देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन क्या है, एडेप्शन एज अ प्रोसेस इनेबल सोसाइटीज टू कोप विथ। एडेप्शन एज अ प्रोसेस इनेबल्स सोसाइटीज टू कोप विथ। तो जब एडेप्शन का मतलब है अनुकूलता, अनुकूलता, तो जब हम ये जो बदलाव आ रहे हैं क्लाइमेट में उसके अनुकूल हमारा बिहेवियर होगा तो क्या हो सकता है। ये जो है एन अनसर्टन फ्यूचर, एडजस्टमेंट्स एंड चेंज, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब जो भी मतलब मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ये जो क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है इसको हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है। तो अनसर्टन फ्यूचर तो आने ही वाला है, एडजस्टमेंट्स और चेंजेस तो हमें करने ही होंगे। इसका निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज भी होगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज भी होगा। तो यह जो ऑप्शन नंबर 4 है वह करेक्ट आंसर है। इसका भी आप उत्तर यहाँ इस पैराग्राफ में यहाँ पे देख सकते हैं। यह कलर कौन सा है, देखिए येलो कलर है, तो यहाँ येलो कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या है प्रश्न, टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज डेवलपिंग कंट्रीज अर्जेंटली रिक्वायर्स। जैसे भारत जो है, इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, ऐसे कंट्री को ये जो अगर एड्रेस करना होगा, क्लाइमेट चैलेंजेस को किसी के सामने प्रस्तुत करना होगा, तो अभी मतलब रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट यही है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेचुरल एडेप्टेशन पॉलिसी एट देयर लेवल। मतलब जो नेचुरल एडेप्टेशन पॉलिसी जो है उसको अमल बजावनी करना, उसको अमल करना यह बहुत रिक्वायर्ड है, ना कि एडॉप्शन ऑफ शॉर्ट टर्म प्लान्स, एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, इम्पोजिशन ऑफ क्लाइमेट चेंज टैक्स, ये नहीं, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेचुरल एडेप्टेशन पॉलिसी एट देयर लेवल। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए मैंने पर्पल कलर दिया हुआ है और अगर पैराग्राफ में भी आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको उसका आंसर मिलेगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। द ट्रेडिशनल नॉलेज शुड बी यूज्ड थ्रू इम्प्रूवमेंट इन नेशनल सर्कमस्टेंसेस, नहीं होगा। पहले तो ये जानना है कि ये प्रश्न क्या है। द ट्रेडिशनल नॉलेज शुड बी यूज्ड थ्रू, आपका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वह ट्रेडिशनल नॉलेज किस ज़रिए आपको यूज़ करना है। तो यह ज़रिया कौन सा है, सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप के बीच में तालमेल होना, सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप के बीच तालमेल।
synergy between government and local interventions. No modern technology, no its dissemination. But this is the answer. जब तक सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप के बीच तालमेल नहीं होता, तब तक हम ट्रेडिशनल नॉलेज को इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। और यह पैसेज में उन्होंने आंसर दिया है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट प्रश्न है इस पैराग्राफ का, क्वेश्चन नंबर 15। द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज ऑन। इस पैसेज का मेन फोकस किस पर है? पहला ऑप्शन देखिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन रीजनल एंड नेशनल एफर्ट्स। दूसरा ऑप्शन, एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। तीसरा ऑप्शन, सोशल डायमेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। चौथा ऑप्शन, कंबाइनिंग ट्रेडिशनल नॉलेज विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो ये सारा पैराग्राफ जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक ही बात फोकस में आती है, वह बात है एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। एडेप्टेशन का अर्थ क्या होता है? अनुकूलन। अनुकूलन का हिंदी अर्थ है किसी को अपने अनुकूल करना या बनाना। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको आप अनुकूल बना रहे हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज, यह जो संकल्पना है, इसको हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें भी अपने में बदलाव करने होंगे। जैसे एक उपाय उदाहरण के तौर पर देखेंगे, ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी in adaptation to climate change. So answer is option number 2, adaptation to climate change. The main focus of the passage is on adaptation to climate change. यहाँ तक 11 से 15 प्रश्न जो कि कॉम्प्रिहेंशन इस टॉपिक से रिलेटेड है। एक पैसेज दिया जाता है, उसके नीचे 5 प्रश्न दिए जाते हैं, उसके आंसर हमें लिखने होते हैं। अभी जो हम 5 प्रश्न देखेंगे वह 5 जो प्रश्न 16 to 20 यह कम्युनिकेशन इस टॉपिक पर आधारित है। कम्युनिकेशन। तो प्रश्न देखिए, The interaction between a teacher and students creates a zone of proximal confusion, development, distortion, differences. तो यहाँ पे प्रश्न समझना जरूरी है। टीचर और स्टूडेंट्स में जो इंटरैक्शंस होती है वह कौन सा जोन क्रिएट करता है? टीचर और स्टूडेंट्स आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो जोन तो तैयार नहीं होगा। डिस्टॉर्शन का जोन भी नहीं होगा, डिफरेंस का जोन भी नहीं होगा, बल्कि उनके बीच जो संवाद हो रहा है उस वजह से दोनों का विकास ही होने वाला है। क्या होने वाला है? विकास ही होने वाला है। तो बी ऑप्शन, डेवलपमेंट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन in a classroom can reduce the students. The spatial audio reproduction in a classroom can reduce the students, मतलब छात्र जो है, स्टूडेंट जो है, उसकी कौन सी बात, नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह क्लासरूम रिडक्शन करने वाला है। मतलब पहले तो यहाँ पे जान लेते हैं स्पेशियल ऑडियो रिप्रोडक्शन क्या है। ये देखिए, पहले तो हम जो सुनते थे, श्रवण करते थे, लिसनिंग करते थे, वो सीधा एक स्पीकर होता था और हम सुनते थे।
उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई उस टेक्नोलॉजी को डॉल्बी कहते हैं, डॉल्बी या स्टेरियो, साउंड स्टेरियो जो सिस्टम आया, ये जो है ये इम्प्रूवमेंट है, टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट है। अभी जो स्पेशल ऑडियो आए हैं तो आपको ऐसे लगता है कि पूरी मतलब 360 डिग्री में आपको आवाज़ सुनाई देगी पूरे रूम में। आपको ऐसे लगेगा उस माहौल में आप चले जाओगे। तो ये स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है जो कि आईफोन 16 के वर्जन के बाद वह वहाँ भी आ गई है। और अभी हर धीरे धीरे हर गैजेट में जैसे एंड्रॉयड मोबाइल में भी ये आने वाली है। तो यह प्रश्न देखिए, ये तो हुआ स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन, लेकिन क्लासरूम में अगर उसको यूज़ करते हैं तो रिड्यूस क्या होगा? तो रिड्यूस होने वाला फैक्टर है कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या है? समझना, टू अंडरस्टैंड यानी आकलन होना। कॉग्निटिव लोड मतलब ऐसा बौद्धिक कार्य जो है उसका जो लोड है अंडरस्टैंडिंग का वह रिड्यूस होगा, वह रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि स्पेशल ऑडियो में आपको मतलब डिस्टरबेंसेस कोई नहीं होंगे और आपको सीधे मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा स्पेशल ऑडियो के ज़रिए, और आपका कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग जो है वह रिड्यूस होगा। मतलब कॉग्निटिव लोड जो भी है या बौद्धिक कार्य आप जो भी कर रहे हैं वह आपको पेचीदा नहीं लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। उसका जो लोड है वह रिड्यूस होगा, ये बात याद रखिए, वो रिड्यूस होगा। रिस्पेक्ट फॉर टीचर ये तो नहीं आएगा, मोटिवेशन फॉर एक्सेलेंस ये भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट इन टीचिंग ओरिएंटेशन ये भी नहीं आएगा, बल्कि कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग इट कैन बी रिड्यूस्ड, ये ध्यान में रखिए। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है वह करेक्ट आंसर है। उसके बाद कम्युनिकेशन का अगला क्वेश्चन देखेंगे। द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड इसेंशियली बी, क्लासरूम कम्युनिकेशन किस प्रकार का होना चाहिए? नॉन डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, कॉन्ट्रीवर्ड नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि एम्पैथेटिक होगा। अनुभूति मतलब जिसको जो पीड़ा हो रही है और जिसको वो अनुभव आ रहा है उस अनुभव में आप खुद घुल मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, क्लासरूम कम्युनिकेशन आप एज अ टीचर कर रहे हो और अगर कोई लड़का ऐसा है जिसका बुद्धि अंक कम है तो उसे 2, 3, 4, 5 बार आपको समझाना पड़ेगा। तो उस लेवल पे जाके आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और उसी को हम एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन कहते हैं और वही आंसर है। द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड इसेंशियली बी एम्पथेटिक, एम्पथेटिक होना चाहिए। जिस आयु के स्टूडेंट से, जिस अंडरस्टैंडिंग के स्टूडेंट है उस लेवल पे जाके आपको कम्युनिकेशन करके आपको टीचिंग करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अ गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज और हर प्रेजेंटेशन विथ अ, एक अच्छा कम्युनिकेटर शुरुआत कैसे करेगा प्रेजेंटेशन की? आइस ब्रेकर, विद आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर क्या कंसेप्ट है? एन आइस ब्रेकर इज एन एक्टिविटी, एक ऐसा एक्टिविटी, ऐसा गेम है, ऐसा इवेंट है दैट इज़ यूज टू वेलकम, तो लोगों को वेलकम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एंड वार्म अप मतलब वातावरण निर्मित के लिए उपयोग में लाया जाता है। द कॉन्वर्सेशन अमंग पार्टिसिपेंट्स इन अ मीटिंग, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं धीरे 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 आपका कम्युनिकेशन अच्छे से शुरुआत होगा। उनको ग्रीट करेंगे आप, आज का जो मीटिंग है उसके उद्देश्य बताएंगे और
आप अपने टॉपिक के ओर मुड़ सकते हैं। उस संकल्पना को आइस ब्रेकर कहा जाता है। प्रेजेंटेशन विद आइस ब्रेकर, गुड कम्युनिकेटर कैन बिगिन्स हिज प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ सी आंसर होगा, सी इज करेक्ट आंसर। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये भी प्रश्न जो है कम्युनिकेशन पर आधारित है। प्रश्न क्या है? इन अ क्लासरूम प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहांस्ड बाय। तो यहाँ ये प्रश्न दिया है, मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहांस्ड बाय, मतलब जब मैसेज आप कोई रिसिप्ट करता है, मतलब मैसेज उसके पास पहुँचता है, तो अच्छी तरीके से वह मैसेज कब पहुंचेगा? तो पहला ऑप्शन है एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा है इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशन लोड, यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स। तो ऐसा नहीं है कि हाई डेसिबल ऑडियो टूल वहाँ पे लगाए तो अच्छा मैसेज पहुंचेगा। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप देंगे तो अच्छा मैसेज पहुंचेगा, और स्टूडेंट्स इग्नोरेंस को आप एक्सपोज करेंगे तो अच्छा मैसेज पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि एस्टैब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट, एस्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट मतलब सुनने वालों की मानसिकता को तैयार करना है। ये व्यू पॉइंट कब तैयार होगा? जब आप पढ़ाते समय पहले आसान भाषा में उनको ग्रीट करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर का उद्देश्य आप उनके सामने रखेंगे। मतलब ये कि आसान भाषा का प्रयोग, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण और आपकी कम्युनिकेशन की फ्लुएंसी, ये सारी बातें जो है व्यू पॉइंट इस्टेब्लिश करने में मदद करती है। और जब व्यू पॉइंट इस्टेब्लिश होता है तो मैसेज जो है वह अच्छे तरह से रिसेप्ट होता है, उन तक पहुंचता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है एस्टैब्लिशिंग व्यू पॉइंट, और ये कम्युनिकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, एस्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट। तो यहाँ यह उत्तर सही है। अभी हम कम्युनिकेशन में आइस ब्रेकर, इसको भी देख लिया है। एम्पैथेटिक क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड इसेंशियली बी एम्पैथेटिक, जो वातावरण होना चाहिए क्लासरूम में वो एम्पैथेटिक होना चाहिए। उसके बाद कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग कम करने के लिए स्पेशल ऑडियो का रिप्रोडक्शन होना चाहिए। और पहला जो प्रश्न हमने देखा था, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरैक्शन होता है उससे विकास ही होता है, डेवलपमेंट होती है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में कॉम्प्रिहेंशन के 5 प्रश्न और कम्युनिकेशन के 5 प्रश्न यह हमने देखे हैं। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।